students, today I will start the second unit of the chapter 19. In this chapter, first unit is index number and the second unit is the time series. So both these are same, both in these two, index number and time series. Data is collected. The work is what? To collect data according to different time intervals or according to different time epochs. So this data can be collected according to on the day basis or weekly, monthly, half yearly or yearly. So when data is collected according to time, this data is known as time series. So this is the second unit of the chapter 19. So I have directly started second unit because this is very small part, so we can cover in 1 to 2 lectures. Then I will start the first part, that is index number. Second thing, I have taken index number in the 11th standard. Same we have to put some two three methods new, and इंडेक्स नंबर भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे. सो वहाँ पे भी हमें ज़्यादा एफर्ट्स लेना नहीं है. तो अब ये सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हमें करने हैं. देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सबसे पहला टॉपिक जो है उसमें ऑल थ्योरी है. मीन्स जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है कि स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली होता क्या है, कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, एंड देन टेबल फॉर्म करना, टेबल किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है. तो हम ये सब अभी कवर कर लेंगे. ठीक है. सो ये तीनों भी टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, तो जल्दी से हम ये तीन फिनिश कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ इसमें का जो सेकंड यूनिट है टाइम सीरीज का, उसका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में ऐसा कुछ नहीं कि आपको फर्स्ट यूनिट आना ही चाहिए सेकंड के लिए. तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, तो हम कौन सा भी टॉपिक कभी भी कवर कर सकते हैं. तो इसमें जो समझ में आया आपको वो ही वहाँ पे होगा, या वो पढ़ाऊँ तो इसमें इतना आपको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. सेकेंड थिंग कि टाइम सीरीज क्या है. तो टाइम सीरीज क्या है, डेटा कलेक्ट करते हैं हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली. ये है टाइम सीरीज. जैसे कि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का गोल्ड रेट देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, 2010, 2011 इस तरीके से 10 ईयर्स लेके उनका डेटा रिकॉर्ड करेंगे और उसमें गोल्ड रेट्स क्या थे वो भी आप नोट कर लेंगे. ठीक है. तो ये एक टाइम सीरीज फॉर्म हो गई. आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपने टाइम सीरीज का ग्राफ भी फॉर्म कर दिया. इतना ही सिंपल कंसेप्ट टाइम सीरीज का है. जस्ट वहाँ पे अलग अलग मेथड यूज हो रहे हैं, अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो हम यहाँ पे टाइम सीरीज स्टार्ट करेंगे. तो टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन क्या है. टाइम सीरीज इज द कलेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू time interval, or we can say that it is the collection of data in chronological order. Chronological order means according to time. ठीक है. So after that, next point is what are the components of the time series. So these are the components of the time series. Okay, first component is what, long term moment or secular trend. लॉन्ग टर्म मोमेंट, सेक्युलर ट्रेंड. सो ये बहुत सिंपल कंपोनेंट है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. जब भी टाइम सीरीज नहीं, आप अभी तक भी आपने कोई ग्राफ बनाया होगा तो आपने इस तरीके के शेप्स मिले होंगे आपको, आप या मे बी इस तरीके का किसी भी कंसेप्ट में जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको ऐसे ही शेप मिलेंगे ना. ये वाई, ये एक्स, इसका वाई, ये एक्स. ठीक है. या तो वो नीचे से ऊपर जाता हुआ मिलेगा या फिर ऊपर से नीचे आता हुआ मिलेगा. इस तरीके के आपको शेप मिलेंगे. तो आप क्या बोलते हो, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है आप तो हम बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड है. अगर ऊपर से नीचे आता है तो हम बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है. तो ये हम कैसे बोलते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, हम ग्राफ को देख के बोलते हैं. तो हम ग्राफ का लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, मतलब हम यहाँ से, मतलब समझो ये 2010 का डेटा है और ये 2020 का डेटा है एंड में, तो हम लॉन्ग टर्म देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये क्या है. इसीलिए पहले कंपोनेंट क्या है, यही है जो हम ट्रेंड बताते हैं, वही ट्रेंड है. लॉन्ग टर्म है, हम लॉन्ग टर्म के बारे में बताते हैं कि ये अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड. अब यहाँ पे लॉन्ग वर्ड क्यों डाला गया है, लॉन्ग टर्म वर्ड क्यों डाला गया है, उसका रीजन है कि हो सकता है 2010 से 2010 में सपोज गोल्ड की जो रेट थी वो 8000 थी. ओके. 2010 में गोल्ड रेट सपोज नॉट 8000, 2010 में गोल्ड रेट नियर अबाउट 25-26 थी. ठीक है. 2011 में और कम हो गई, 23-22 हो गई, 23-22 2011 में हो गई. फिर 2012 में और बढ़ गई, 28-29 हो गई. फिर 13 में और बढ़ गई. फिर 14 में समझो कम हो गई, 25-26. तो कैसा हो रहा है, कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, लेकिन हमारा ग्राफ तो अपवर्ड आया. हमारा ग्राफ क्या करता है, लॉन्ग टर्म देखता है. ये छोटे छोटे अगर अप्स एंड डाउन है तो उसको मेजर नहीं करेगा. ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ग्राफ ये मेजर करता है. इसलिए इसका नाम में आता है लॉन्ग टर्म मोमेंट. सो ये ट्रेंड है, अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड आएगा. ये सबसे पहला कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का.
उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है सीजनल वेरिएशन। ये जो अप्स एंड डाउन आते हैं तो ये किस वजह से आते हैं, इसकी वेरिएशंस होते हैं, उसमें से सबसे मेन वेरिएशन होता है सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन क्या है, फॉर एग्जांपल अभी विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ये नॉर्मल है कि अभी क्या होगा, वुलन क्लोथ्स का सेल बढ़ जाएगा, अम्ब्रेलाज रेनकोट इनका सेल कम हो जाएगा क्योंकि रेनी सीजन चला गया है, जा रहा है, एंडिंग पे है। तो अब ये सारी चीज़ों का सेल तो नहीं होने वाला है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया, दैट्स वाई अभी जो वुलन क्लोथ्स होंगे ये सारी डिमांड में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन है, मतलब पहले इनको डिमांड नहीं थी, पहले अम्ब्रेला को डिमांड थी, रेनकोट को डिमांड थी, अभी इसकी डिमांड कम होके वुलन क्लोथ की डिमांड आ गई। तो ये ऐसे जो चेंजेस आएंगे इनको हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। एक तो सीजन वाइज चेंज होता है, मतलब रेनी में रेनी थी आइटम जो भी लगते हैं, फॉर एग्जांपल रेनकोट्स वगैरह उनको डिमांड आती है, और विंटर में वुलन क्लोथ्स को डिमांड आती है, राइट। तो ये तो होता है सीजनल वेरिएशन जो सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। उसके अलावा सीजनल वेरिएशन जो है वो फेस्टिव सीजन्स में जो चेंजेस होते हैं वो भी सीजनल वेरिएशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल नवरात्रि में पर्टिकुलर चीज़ों की सेल ज़्यादा होगी, ओके। नवरात्रि के बाद दिवाली आएगा तो क्रैकर्स की सेल ज़्यादा होगी, ठीक है ना, स्वीट्स वगैरह की सेल ज़्यादा होगी। वेडिंग सीजन तो हम पर्टिकुलर टाइम में ही वेडिंग्स ज़्यादा होती हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सब वेरिएशन है। तो तब क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ज्वेलरी गोल्ड रेट बढ़ जाएगी क्योंकि ज्वेलरी डिमांड में आ जाएगी। तो ये सारे वेरिएशन जो है ये सीजनल होते हैं। तो इसमें फेस्टिव सीजन्स भी आ गए और इसमें सीजन्स जो हमारे हम 4 सीजन बोलते हैं उनमें जो चेंजेस होंगे, तो जिसको जब अकॉर्ड डिमांड आएगी तब वो मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन सबका है क्या है, सीजनल वेरिएशन, राइट। थर्ड वन इज द साइक्लिकल वेरिएशन, ओके। सो साइक्लिकल वेरिएशन इज व्हाट this after seasonal variation what happen, something will come in so much demand, कुछ चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, उससे की वजह से क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये साइक्लिक वेरिएशन का ग्राफ इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये पीक का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी, आप इसको बूम बोलते हो, राइट। या ये क्या है, बिजनेस साइकिल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया, ये क्या है, रिसेशन आया, फिर यहाँ से रिसेशन, फिर ये डिप्रेशन, फिर ये प्रॉस्पेरिटी। तो ये साइकिल है, ये एक इंटरवल में ऐसे चलती रहेगी, बट ये फिक्स नहीं होगा कि कितने पीरियड में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसे कितने टाइम बाद रिसेशन आएगा, कब डिप्रेशन, ये फिक्स पीरियोडिक है बट फिक्स नहीं होता है, कभी कभी उसमें अप्स डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। सो लेकिन ये साइक्लिकल वेरिएशन होता है, ये साइकिल है, ऐसा चलता ही रहेगा, डिप्रेशन रिसेशन प्रॉस्पेरिटी ये सब चलता रहेगा। सो ये सब किस में आता है, साइक्लिकल वेरिएशन। फोर्थ कंपोनेंट इज रैंडम और इर्रेगुलर वेरिएशन। Now random or irregular variations are what? Suppose see because of some problem, अगर अचानक से कहीं पे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फूड आइटम्स की सप्लाई जो है वो नहीं हो, लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, या फ्लूड का प्रॉब्लम हो गया, तो उस वक्त जो वहाँ पे जो अगर कोई शॉप्स वगैरह अवेलेबल होगी या दूर मार्केट में भी कुछ होगा, उनको फूड मिल रहा होगा, जो लोग हैं वो लोग लेने जाएंगे, तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में लेनी पड़ेगी, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त वो लोग उसको महंगा बेचेंगे। तो ये सब जो है रैंडम फैक्टर्स है, जिसको हम बता नहीं सकते कब होगा क्या होगा, किसी को पता नहीं ना, कब ऐसा बारिश का पानी भर जाएगा बहुत ज़्यादा, और कब उन लोगों को तकलीफ होगी, ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रैंडम है, ये जब होगी तब होगी। ये वेरिएशन जो है वो इर्रेगुलर, इनकी वजह से किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ जाएगी, किसी की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी, या किसी चीज़ की प्राइस बहुत गिर जाएगी किसी वजह से। तो ये सारे इर्रेगुलर कम चीज़ें बातें हैं, वेरिएशन है, जिसको हम पहले से बता नहीं सकते। सो ये रैंडम है, जब होगा तब वो पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे वेरिएशंस जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, टाइम सीरीज के। सो हमने क्या देखा आज, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। लॉन्ग टर्म मोमेंट्स मीन्स हमको पता चलता है कि ये जो है ये अपवर्ड गया, फिर ये डाउनवर्ड आया, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये क्या है, लॉन्ग टर्म देखते हैं, इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज बोलते हैं। सेकंड कंपोनेंट सीजनल वेरिएशन, दोज वेरिएशन which occurs during different seasons or festive seasons,
All these variations comes under seasonal variation. Third one is a cyclic variation, which is also known as business cycle. Okay, this is the business cycle. Fourth one is the random or irregular, which we cannot predict in advance. So all these are the components of time series. Now seasonal variation have different methods to for measurement. So first method is what? Simple average method. Simple average method we all know, sum of all numbers divided by number of observation. First method. Second method is ratio to trend method. This trend line method is what? Second method. Third method is what? Ratio to moving average method. Now this name moving average method is new for you. Now we all know that what is average, but we don't know what is moving average. So I will explain moving average and link relative also, new method. So just you have to know all the names, because this इतना ज़्यादा deep तो नहीं होगा, but moving average हमको पता होना चाहिए. I will explain you moving average. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the serial number, and some rates are given to you. Suppose gold rates are given to you. 30,000, 32,000, 33,000, 28,000, 25,000, like this data is given. And we have to find the moving average, 3-yearly moving average, 3-yearly moving average. See, I have written 3-yearly moving average. You can take 2-yearly moving average, 4, 5, 6, जितना चाहे आप मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है 3-yearly मूविंग एवरेज का? जब हम मूविंग एवरेज मतलब हमको एवरेज ही लेना है, बट मूव होते हुए लेना है. तो कैसे मूव करना है वो भी यहाँ पे पता है. 3 years के अकॉर्डिंगली मूव करना है. कैसे करेंगे हम? पहले 3 years का मूविंग एवरेज निकालेंगे. 1, 2, 3. अब इनका मूविंग एवरेज हम कुछ आ जाएगा, सपोज 31,000 अप्रोक्सीमेट, मैंने फाइंड आउट नहीं किया. तो 31,000 इनका एवरेज आया, मतलब इन तीनों की सम ली मैंने, डिवाइडेड बाई 3 किया और 31,000 आया. ये 31,000 में क्या करूंगी, जो तीन के मिड में जितने भी लेंगे उनके मिड वाले के सामने लिख देना है. ये मूविंग एवरेज में लिया. ओके, आपको अब और मूविंग एवरेज निकालना है. अब तो आपको क्या करना है, पहला छोड़ना है, नेक्स्ट 3 लेने हैं. ओके, इनका एवरेज निकालेंगे. इनका एवरेज आ गया अगेन 32,000. ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 32,000. क्यों? क्योंकि ये मिड में है, इसलिए इसके सामने, जो मिड में है उसके सामने लिखना है. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. सेकंड छोड़ दो, अब नेक्स्ट 3 ले लो, सम ले लो, आपको मिल गया 26,000. इसके सामने आपने लिखना है. ठीक है, तो ये क्या है, मूविंग एवरेज. जब हम इवन ऑड नंबर लेते हैं 3 year, 5 year, 7 years, तो हमको एक मीन नंबर मिलता है. When we take 4-yearly moving average, at that time what will happen, see, जो आप मिड नंबर लेते हो 3-yearly में तो आपको मिड दिख रहा है ना कौन सा लेना है. लेकिन 4-yearly में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 30,000 है, this is suppose 32,000, this is suppose 34,000, 28,000, 25,000, 26,000, again 32,000, 33,000. Some rates are like this, and we have to take 4-yearly moving average. 4-yearly, 2-yearly, 6-yearly. जब इवन होगा तब क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट 4 है, राइट. हम फर्स्ट 4 की सम लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4-yearly मूविंग एवरेज लिखेगा मिलेगा. जब हम वो मूविंग एवरेज जब मिड में लिखने जाएंगे तो मिड में तो 2 है, तो एवरेज किसके सामने लिखना है? किसी के भी सामने हमें एवरेज नहीं लिखना, हमने इन दोनों के मिड में इस तरीके से एवरेज लिखना है. सपोज एवरेज आया 32,000, 32,000 इन दोनों के सामने लिख देना है. अब नेक्स्ट 4-yearly मूविंग निकालने के लिए इसको कट कर दो और नेक्स्ट 4 ले लेंगे. नेक्स्ट 4 ले लिया, 1, 2, 3, 4, और ये 4 लेने के बाद हमें इनका एवरेज इनके बीच में लिखना है यहाँ पे. इस तरीके से आपको करना है. तो ये क्या मूविंग एवरेज मेथड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल है. तो यहाँ पे हमने मेथड्स देख लिए. अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके. So next point is what? Models of time series. So there are 2 models of time series, additive model and multiplicative model. As its name is additive model, so we have to take the just we have seen the 4 components of time series, so we have to take the sum addition of all these 4 components of time series in additive model. In multiplicative model, we'll take the product of multiplication of all those 4 components of the time series. Now, what is T? This T means trend line. T refers trend line. C means
cyclical variation. S means seasonal variation and I means irregular variation or random variation. So TCSI, we have to take all these variations sum and then we'll get the additive model, and this YT represent time series. Okay, YT is what? Time series. So when we talk about the multiplicative model, at that time we have to take the product of all these four components to find the time series according to multiplicative model. Now in multiplicative model and additive model, what is the difference? In this model, in the first model, which is additive model, in that the all these four components, trend light, cyclical variation, seasonal variation and irregular variation, all these are these are the components, means this affect the time, all these things affect the time series. So when we are talking about the additive model, at that time all these four components should be independent of each other. There will be no interference of these components in the time series with each other. Okay, means trend line does not affect cyclical variation does not affect seasonal, and all these are independent of each other. मतलब इनमें जो कुछ भी आ रहा है वो independently आ रहा है. लेकिन multiplicative model, in multiplicative model we have to take all these four components, so these are not independent, these are dependent. After that, next point is what? Measure of secular trend.